जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 311 में। आज तारीख है 8 अगस्त और 8 अगस्त से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आपके साथ लेकर के उपस्थित हैं। साथ ही साथ हम आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न को आप जरूर अटेम्प्ट लें। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। किस चीनी ऐप का अनुबंध आईपीएल से रद्द होने की संभावना है? ध्यान देंगे, इसका उत्तर होगा वीवो। ठीक है, वीवो को लेकर के बीसीसीआई काफ़ी उधेड़बुन में है। ठीक है, जिस वजह से वीवो किसी भी वक्त आईपीएल से दूर होने की संभावना बनी हुई है। ठीक, हालांकि ऐसी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है पूर्ण रूप से वीवो के हटने की, लेकिन संभावना है कि ये आईपीएल में शामिल न हो। अब ध्यान देंगे, जब बात वीवो की आई है तो वीवो की स्थापना हुई 2009 में। ठीक है, और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? इसकी पेरेंट कंपनी है बीकेके इलेक्ट्रॉनिक्स, और बीकेके इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा ओप्पो, रियलमी और वन प्लस फ़ोन बनाया जाता है। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे कि वीवो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है गुआनडोंग चाइना में। ठीक है, और एक बात यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि बात आई है बीसीसीआई की। ठीक है, मैंने भी कुछ देर पहले कहा बीसीसीआई, तो बीसीसीआई जैसे ही वर्ड आया तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो हमने आपसे कहा था कि बीसीसीआई बन चुका था दिसंबर 1928 में। पीछे भी मैंने इसको डेली डोज संख्या 295 के प्रश्न संख्या 5 में बता रखा है। ठीक है, तो लेकिन उस समय हुआ क्या था 1928 में? ये तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ था। ठीक है, लेकिन इसको अफिलिएशन बीसीसीआई के तौर पर 19 सितंबर 1983 को मिला। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर का है वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो सौरभ गांगुली हैं, और सेक्रेटरी कौन है वर्तमान में? जय शाह हैं, और मेंस कोच कौन है? तो मेंस कोच हैं रवि शास्त्री, और वुमेन का कोच कौन है? WV रमन। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और भी ध्यान देते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे बीसीसीआई के? तो वो थे ग्रांट गोवान, और फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे? एंथोनी डेमेलो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद करते हैं कि इतनी जानकारी आपके पास सफिशिएंट होगी बीसीसीआई से रिलेटेड। ठीक है, तो बढ़ते अपने हम दूसरे प्रश्न की तरफ। अयोध्या के राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? उत्तर है 161 फीट। और ध्यान देंगे, जैसे ही किसी मूर्ति या फिर किसी मंदिर के ऊंचाई की बात है तो हमारे दिमाग पे एक बात स्ट्राइक करना चाहिए, क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? 182 मीटर। ठीक है, और वो दुनिया का सबसे ऊंचा है। ठीक है, एक बात और भी यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये किसको डेडिकेट किया गया है? तो ये किया गया है हमारे स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर को। ठीक है, कौन थे होम मिनिस्टर वो पहले? तो सरदार पटेल थे। इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर स्थित है ये? तो ये है नर्मदा वैली, केवादिया कॉलोनी। ठीक है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। इसके डिजाइनर कौन है? इनका नाम बहुत फेमस है, तो राम वी सुतार हैं। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसकी ओपनिंग डेट कब थी, क्योंकि इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जाकर के किए थे, तो हो सकता है इसके ओपनिंग डेट से प्रश्न बन जाए, क्योंकि ओपनिंग डेट जो थी वो सरदार पटेल का 143 यानी 143वां जन्म दिवस भी था, 31 अक्टूबर 2018। ठीक है, अब जब हमने देखा स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर का नाम, तो मैंने पिछले डेली डोज में राम मंदिर के डिजाइनर का नाम भी बताया था आपको। उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा। और राम मंदिर जो है वो किस शैली में बनाई जा रही है? नागर शैली में। ठीक है, और भी इससे ज़्यादा फैक्ट्स अगर आपको राम मंदिर के बारे में चाहिए तो आप डेली डोज संख्या 310 को देखें, वहाँ पर मैंने और भी चीज़ें बता रखी हैं कि नागर शैली का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। जयदीप भटनागर किसके नए महानिदेशक नियुक्त किए गए? उत्तर है आकाशवाणी। और ध्यान देंगे कि आकाशवाणी से एक प्रश्न बिहार एसआई में बना कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका स्लोगन है, या फिर किसका मोटो है, या फिर किसका आदर्श वाक्य है? तो वो है आकाशवाणी का। और इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स अगर चाहिए तो आप डेली डोज संख्या 308 का प्रश्न संख्या 2 जरूर देखें। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया? उत्तर है कोटक महिंद्रा बैंक। अब ध्यान देंगे, कोना कोना उम्मीद अभियान में कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या करा है कि जो भी उसके से जुड़े हुए उसके जो भी कंज्यूमर हैं, ठीक है,
तो उनको वो इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आर्टिकल्स उपलब्ध कराना, साथ ही साथ उनको लोन देना और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो भी उसके कस्टमर्स हैं उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखने का प्रयास कोना कोना उम्मीद अभियान से प्रयासरत है। ठीक है, अब ध्यान देंगे आपकी कोटक महिंद्रा की टैगलाइन क्या है। तो इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, और इसकी स्थापना कब हुई थी 2003 में, और हेडक्वार्टर का है मुंबई, और इसके एमडी और सीईओ कौन है उदय कोटक। कौन है उदय कोटक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। खेलो इंडिया योजना के पहली सामान्य परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? उत्तर है किरण रिजिजू। अब ध्यान देंगे ये जो किरण रिजिजू हैं, ठीक, ये है केंद्रीय खेल मंत्री। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से किस संस्थान को मिला है? उत्तर है आईआईटी खड़गपुर। और जैसे ही आईआईटी खड़गपुर है, जो एक बार मैंने पीछे भी आईआईटी खड़गपुर के बारे में आपको बताया था, ठीक, लेकिन हम एक बार फिर से ध्यान देते हैं इस पे, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर के बारे में मैंने चर्चा इसलिए कर रहा था कि आईआईटी खड़गपुर जो है वो बहुत कम पैसे में कोविड-19 के लिए टेस्ट किट प्रोवाइड कराया था। ठीक है, लगभग 400 रुपये में, इसलिए हमने आईआईटी खड़गपुर का डिस्कस आपके साथ करा था। ठीक है, अब ध्यान दें कि आईआईटी खड़गपुर बना कब था? तो जैसे ही पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से लेकर 1956, उसी दौरान आईआईटी खड़गपुर बन चुका था। कब? 1951 में। और आईआईटी खड़गपुर सबसे पुराना आईआईटी है। 7 आईआईटी जो थे उसमें सबसे पुराना आईआईटी कौन था? आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी कहा गया है, और इसका आदर्श वाक्य है योगः कर्मसु कौशलम। क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। और इसके डायरेक्टर कौन है? दामोदर आचार्य। ठीक है, और मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूं कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, साथ ही साथ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट जो होते हैं कनेक्टिंग, उनको जरूर लिखिए, क्योंकि मैं उन प्रश्न को आपके एग्जाम को टारगेट करके ही लिंक करता हूं, और जो सोर्स होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। किसने सहकार कोऑपरेटिव NCDC चैनल शुरू किया? उत्तर है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ठीक है, आप इसे एज इट इज याद रख लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के संपादक कौन है? उत्तर है परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। तो आप इसे भी याद रखेंगे क्योंकि ये वन लाइनर प्रश्न है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है यतीश यादव। कौन है? यतीश यादव। अब ध्यान देंगे ये रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके प्रमुख कौन है? सामंत गोयल, यानी इसके चीफ कौन है? सामंत गोयल। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं महान स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काउ। कौन है? रामेश्वर नाथ काउ। अब ध्यान देंगे आप कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और इसी दौरान हमने रॉ का महत्व समझा था। ये पहले गठित मतलब किसी नाम से एजेंसी नहीं थी, लेकिन इस चीज़ का हमें महत्व पता चला। ठीक, और इसी वजह से इस तरह के इंटेलिजेंस की जरूरत हमें 1962 और 1965 के युद्ध में पड़ी, जिसको कि पूरा करने के लिए 1968 में यानी 21 सितंबर 1968 को हमने रॉ नामक संस्था का गठन करा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किस जगह किया गया है? उत्तर है अकोला, महाराष्ट्र। अब ध्यान देंगे आप कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और आईटी राज्य मंत्री हैं कौन? संजय धोत्रे। कौन है? संजय धोत्रे। इनके द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि BSNL ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एक प्रश्न बन सकता है कि भारत एयर फाइबर सेवा की शुरुआत किस कंपनी ने करी है? तो आपका जवाब होगा BSNL ने। ठीक है,
अब यहाँ पे एक बात और भी ध्यान दें कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जो भी इससे कनेक्टिविटी रखने वाले हैं, ठीक, उनको सबसे फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा। किसके तहत? डिजिटल इंडिया पहल के तहत, ठीक है। अब बात जब बीएसएनएल की आई है तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होगा? भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2000 को। अंतरिम चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार, ठीक है। और इसके ऑनर कौन है? तो इसको ऑन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया? उत्तर है प्रेम सिक्का। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सभी राज्यों को कब तक कवर किया जाएगा? उत्तर है 31 मार्च 2021, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि अभी हाल ही में कोविड के ही समय काल में पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने की घोषणा 30 जून 2020 को हमारे प्रधानमंत्री ने करी, ठीक है। और ये सार्वजनिक तौर पर आकर उन्होंने किया था, ठीक है। तो और इसका टारगेट रखा गया कि 31 मार्च 2021 तक क्या किया जाएगा कि सभी राज्यों को कवर कर लिया जाएगा। अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति जहां भी रहे वो सिर्फ अपने राज्य से वो फायदा जहां है वहीं बैठे हुए ले सकेगा, ठीक है। तथा एक ही व्यक्ति दो राज्यों से इस तरह का बेनिफिट्स नहीं उठाएगा। इससे क्या होगा? बिचौलियापन कम होगा और ओरिजिनल जो बेनिफिशियरी हैं उन तक लाभ पहुंच सकेगा, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 13 की तरफ। किस राज्य में मानसून त्योहार आदि पेरक्कू मनाया जाता है? उत्तर है तमिलनाडु, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे आप कि तमिलनाडु जो है वो दक्षिण भारत का हिस्सा है, जिसमें आप देखेंगे कि श्रीलंका की तरफ तमिलनाडु वाला रीजन आता है, ठीक है। एक तरफ केरला है, एक तरफ तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु जो है वो श्रीलंका जिधर है आपके दाहिने तरफ नीचे में उधर ही है तमिलनाडु, ठीक है। और ऊपर में आंध्र प्रदेश से टच करता है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एडापड्डी पलानीस्वामी। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। एशिया की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? ठीक है, तो इसका उत्तर है बनास डेयरी, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि बनास डेयरी जो है वो कहाँ पे है? गुजरात के पालनपुर शहर में है। कहाँ पे? पालनपुर शहर में। बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। भारत की पहली व्यापार माला एक्सप्रेस त्रिपुरा से किस स्थान तक चली है? उत्तर है जिरानिया। त्रिपुरा के किस स्थान तक चली है? जिरानिया। अब ध्यान देंगे ये कहाँ से कहाँ तक चली है, तो ये दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरानिया तक चली है और कुल इसने दूरी तय किया 2360 यानी 2360 किलोमीटर। कितने समय में? तो ये 68 आवर में ये डिस्टेंस कवर किया, जिससे अब कयास लगाया जा रहा है कि जो 7 सिस्टर या फिर पूर्वी राज्य हैं उनको भी इजीली अब रेल सुविधा प्रदान कराई जा सकेगी, ठीक है, क्योंकि जो त्रिपुरा है वो भी उधर ही पड़ता है, नीचे में आप देखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। किस मंच ने आत्मनिर्भर भारत का लोगो डिजाइन हेतु प्रतियोगिता शुरू की है? तो mygov.in ने ये प्रतियोगिता शुरू करी है। क्या? आत्मनिर्भर भारत का लोगो डिजाइन करने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में कोविड के प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस चीज को भी कहा था कि हमें आत्मनिर्भर भारत पे जोर देना होगा, ठीक है। तो और इसके तहत हमें जो MSME के छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करना होगा। साथ ही साथ अपनी आवश्यकता की पूर्ति खुद चीज़ों को उत्पाद करके हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए आगे आना होगा, जिससे क्या होगा कि वैश्विक स्तर पे भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो आपने सुना होगा कि हाल ही में जम्मू के जो उपराज्यपाल थे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं? उपराज्यपाल, ठीक है। तो वहाँ के जो उपराज्यपाल थे GC मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। और उनको हटा करके क्या नियुक्त कर दिया गया? महालेखा परीक्षक यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो आप एक बात और भी ध्यान देंगे कि
मैंने आपको बताया था कि गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह उपराज्यपाल के लिए कौन लिए हैं, तो जो गाजीपुर से आते हैं कौन, मनोज सिन्हा, ठीक है, उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पे उपराज्यपाल के लिए नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किया है, राष्ट्रपति, और सीएजी को भी नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। जबकि सीएजी का नामांकन कौन करता है, तो नामांकन करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब एक बात ध्यान देंगे कि गिरीश चंद्र मुर्मू अभी 14वें सीएजी नियुक्त हुए हैं, कब, 8 अगस्त 2020 को। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे राजीव महर्षि, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो अभी सीएजी नियुक्त हुए हैं वो किसका जगह लिए हैं, तो उत्तर होगा राजीव महर्षि, ठीक है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि सीएजी की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ठीक है। जबकि 148 के अगर 4 में जाएंगे तो इनके वेतन संबंधी बातों को कहा गया है। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि इनका काम क्या है, तो ये क्या करते हैं कि यह भारत सरकार का रिपोर्ट, जो भी आय व्यय का लेखा जोखा का रिपोर्ट होगा, भारत सरकार का रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, जबकि राज्यों का रिपोर्ट किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे, ठीक है। और सीएजी को लोक लेखा समिति का आंख या कान भी कहा गया, तो ये भी फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ एक और प्रश्न बन सकता है यहाँ से, इस स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे, उत्तर होगा वी नरहरि राव। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। भारत की पहली किसान रेल किनके बीच चली है, उत्तर है देवलाली। देवलाली कहाँ है, महाराष्ट्र से दानापुर, दानापुर कहाँ है, बिहार में, ठीक है। और बिहार ही वो पहला राज्य रहा है जिसने जो कोविड का टेस्ट किट बना था, ठीक है, उसकी दवा को अपने यहाँ लागू करने वाला, ठीक है। पटना एम्स में वो चीज़ हुआ था, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ बिहार ने अभी एक हाल ही में एक लॉन्च किया है, क्या, ऐप, कोविड-19 की जानकारियों के लिए। कौन सा ऐप, संजीवनी ऐप, तो इससे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। श्रीलंका में आम चुनाव किस पार्टी ने 2/3 बहुमत से जीता है, उत्तर है श्रीलंकाई पीपल्स पार्टी। कौन, श्रीलंकाई पीपल्स पार्टी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 20 की तरफ। स्कूलों में शिक्षा एवं गूगल कक्षा हेतु जी सूट लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तर है महाराष्ट्र। तो ये थे आज के आपके 20 प्रश्न। अब ध्यान देंगे, पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, ठीक है। प्रश्न क्या था कि विषाणु का खोज किसने किया था। बहुत सारे लोगों ने एडवर्ड जेनर को ट्रैक किया था, लेकिन ध्यान देंगे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। हुआ ये था कि सबसे पहले 1796 यानी 1796 में एडवर्ड जेनर ने पता लगाया था किसका, कि चेचक जो है वो विषाणु के कारण होता है। सिर्फ इतना बात उन्होंने कहा था, और इसके बाद उन्होंने चेचक के टीके की खोज करी, लेकिन उन्होंने विषाणु पे बहुत ज़्यादा अपनी राय स्पष्ट नहीं करी थी। इसके बाद हुआ कि लगभग 100 साल के समय बीतने पे 1892 यानी 1892 में रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोविस्कू द्वारा तंबाकू में होने वाले मोजेक रोग का अध्ययन करते हुए विषाणु के अस्तित्व का पता लगाया गया, और इस वजह से कहा जाता है कि विषाणु की वास्तविक खोज इवानोविस्की ने की। तो इसका उत्तर होगा इवानोविस्की। अब एक बात और भी आप जान देंगे कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है। ये प्रश्न हम आपको छोड़ के जाते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आप हमें जरूर देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।